Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Arushi Bhardwaj and I am here with the PG lectures in microbiology. We'll be briefing about the topics over here on my YouTube channel and the notes. If you want access to them, you have to follow my Telegram link. So join my Telegram channel as well. So starting with today's topic, it's major histocompatibly complex, that is the MHC molecules. This is a previous year question, has been asked in the previous theory exams uh, in the whole over India. It's an important topic, and for to study any topic, first you should know how to divide it into subtypes. कि क्या क्या सब टाइप्स में क्या क्या हेडिंग्स में हमें पढ़ना है, बिकॉज देन ओनली यू विल बी राइट टू यू विल बी बेटर एट राइटिंग दी आंसर्स इन थ्योरी एग्जाम्स. तो MHC मॉलिक्यूल्स जो है हम उसको इंट्रो, स्ट्रक्चर, एंटीजन प्रोसेसिंग, MHC रेस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन, एप्लीकेशंस इन क्लिनिकल डिसीजेस और टाइपिंग, हम इन 7 हेडिंग्स में MHC मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो MHC मॉलिक्यूल्स इज़ रैदर अ बिग टॉपिक एंड हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे, बिकॉज एक तो इस पर अपना अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर दो, इन फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर दो. दूसरा, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड MHC रेस्ट्रिक्शन पे भी शॉर्ट नोट आ सकते हैं कि इसके साथ ही 2 क्वेश्चन आ जाएगी, स्ट्रक्चर भी बताओ और एंटीजन प्रोसेसिंग के बारे में बताओ, स्ट्रक्चर भी बताओ और MHC रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी बताओ. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एज वेल. पर जो एप्लीकेशंस और टाइपिंग है ये तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार टॉपिक है, बिकॉज ये भी उतने ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए हम इनको अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से. व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शंस. सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ माई नोट्स कि नोट्स मेरे कैसे दिखेंगे. पहले ही दिखा देती हूँ कि जो नोट्स है वो ऐसे दिखने वाले हैं, पूरे ऐसा डायग्राम्स बने हुए एंड सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको डिटेल में चाहिए वो प्रेजेंट है. तो ये सब लेने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक पे आना पड़ेगा, वहाँ पे मेरे को टेक्स्ट करना पड़ेगा. सो वापस हम एक बार वीडियो पे आते हैं. सो व्हाट इज़ MHC मॉलिक्यूल्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है. इसको हम HLA भी बोलते हैं. HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, क्योंकि ह्यूमंस में सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स मिला था. सो व्हाट आर दीज MHC? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ जीन्स, पूरे जीन्स का ग्रुप है कोडिंग फॉर अ सेट ऑफ होस्ट सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो होस्ट के जो सेल सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं उनको कोड करते हैं. सो बेसिकली दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स. अब ये करते क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन? दे बाइंड टू द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द पैथोजेंस. जो भी पैथोजेंस है वो अपने जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है उनसे ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक MHC मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे और उनको होस्ट के सेल के सरफेस पे ला देंगे. होस्ट के सेल पे सरफेस पे लाके वो हमारे recognition by T cells इसको प्रमोट करेंगे. बेसिकली व्हाट MHC इज डूइंग, these are presenting the peptide fragments from the pathogens on the host cell's surface for the recognition by the T cells. T cells मतलब जो हमारे साइटोटॉक्सिक T cells, हेल्पर T cells होते हैं, उससे क्या होगा, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा. सो बेसिकली इम्यूनाइजेशन वाले चैप्टर में जो हमारे T cells को एक्टिवेट करेंगे वो हमारे पर्टिकुलर MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो दीज आर जेनेटिक सीक्वेंसेस एंड दीज आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल. हर एक बंदे का अपना एक यूनिक जो जेनेटिक कोडिंग होती है. दीज हैव मोर देन 4 मिलियन बेस पेयर्स एंड कंटेनिंग मोर देन 100 जीन्स. एंड क्योंकि इसका ट्रांसप्लांट में भी बहुत रोल है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में, ये हम आगे एप्लीकेशंस में भी पढ़ेंगे. तो ये इसको हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस भी कहते हैं. तो 3 नाम हो गए, एक तो MHC हो गया, एक HLA हो गया और एक हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस. ये 3 नाम, इनमें से कोई भी 3 नाम आएंगे यू हैव टू राइट अबाउट MHC. सो ये डेफिनेशन डन हो गई. अब हम आते हैं इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे कि इसमें 2 नोबेल प्राइज़ भी मिले थे. किस में? मेडिसिन में. मेडिसिन में 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे, एक 1980 में और एक 1996 में. किसको मिले थे? स्नेल, डॉसेट एंड बेनासेराफ एंड डोहर्टी, जिकर, नैगल. इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1980 पे.
इन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में 1996 में। और इनका किस चीज़ पे मिला था? अपने MHC के वर्क पे। क्या वर्क था? MHC एंड द फंडामेंटल जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। और इन्हें किस चीज़ पे मिला था? हाउ द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ सेल मीडिएटेड डिफेंस। तो ये इन्होंने काम किया था और इस काम को रिकग्निशन दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। स्ट्रक्चर्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे 3 क्लास में डिवाइड हो जाता है MHCs। तो क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 हमारा 2000 किलो बेस पेयर्स का होता है। इसमें हमारे HLA, HLA-B और HLA-C आ जाते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट RBC, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। तो हमारे सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में मिलेगा। जो हमारे क्लास 2 है, क्लास 2 हमारे 1000 किलो बेस पेयर्स में होते हैं एंड ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे HLA-DP, HLA-DQ एंड HLA-DR। तो ये हमारे ऑल्सो ये वाले जो हमारे DO, DM और TAP है, ये हमारे एंटीजन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। TAP क्या है? ट्रांसपोर्टर इन एंटीजन प्रोसेसिंग, एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो ये 3 हमारे एंटीजन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पर मेन जो आपको याद रखना है वो है DP, DQ और DR। तो क्लास 2 में DP, DQ, DR। क्लास 1 में क्या था? HLA-A-B-C। तो जो क्लास 2 वाले ये हमारे सिर्फ APC पे प्रेजेंट होते हैं। APC मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो कौन होते हैं? BDM, हमारे B सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। उसमें से डेंड्राइटिक सेल्स हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो BDM ये हमारे APCs होते हैं। व्हाट अबाउट क्लास 3? 3 का मतलब C, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट पाथवे में हेल्प करता है। C2, C4 मतलब कि क्लासिकल पाथवे हो गया। फैक्टर B, प्रोपोर्डिन फैक्टर B, ये हमारे ऑल्टरनेटिव पाथवे हो गया। हीट शॉक प्रोटीन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये सारे जो काम है ये हमारा क्लास 3 देखता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन? इन्फ्लेमेशन एंड कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो ये सारे क्रोमोसोम 6 पे पाए जाते हैं एंड हमने MHCs को किस में डिवाइड किया? 1, 2, 3। फिर हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। दिस इज़ ऑल्सो ग्लिम्स ऑफ माई नोट्स कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। तो जो हमारे MHC मॉलिक्यूल्स हैं हम उसको 1 एंड 2 दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, MHC1, MHC2। तो MHC1 का क्या फंडा है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका क्लेफ्ट कौन बना रहा है इनका। क्लेफ्ट में क्योंकि एंटीजन जाके लगता है। तो जो हमारा MHC1 है उसमें एंटीजन हमारा α1 और α2 के बीच में लग रहा है एंड जो हमारा MHC2 है वहाँ पे α1 एंड β1 चेन के बीच में लग रहा है। तो हमारा इसमें क्या है? α1 एंड α2 और MHC2 में क्या है? α1 और β1। ठीक है, 2 से याद कर लो, B हमारा 2 होता है, 2 में हमारा बीटा आ गया। और क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें α3 चेन है, α3 चेन हमारा CD8 T सेल से बाइंड करेगा और इसमें हमारा जो β2 चेन है, β2 चेन हमारा CD4 T सेल से बाइंड करेगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे MHC1 है ये तो CD8 से बाइंड करेंगे और जो MHC2 है ये CD4 से बाइंड करेंगे। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? रूल ऑफ 8, मतलब 1 × 8 इज इक्वल टू 8 एंड 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो ये रूल ऑफ 8 हमें याद रखना है कि 1 किससे बाइंड करेगा? CD8, 2 किससे बाइंड करेगा? CD4। तो दिस इज द रूल ऑफ 8। ठीक है, तो एक ये वाला पॉइंट भी हो गया। फिर जो हमारा इसमें β2 माइक्रोग्लोबुलिन है ये हमारा क्रोमोसोम 15 से मिलता है। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। अब हम आते हैं एंटीजन पे। हमने बोला एंटीजन इस पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट पे आके लगेगा। जो इनके एंटीजन्स में भी फ़र्क है क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आगे एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे क्या है। तो जो ये वाला एंटीजन है जो MHC1 पे आएगा वो आएगा एंडोजीनस। कैसे याद रखेंगे? 1 ONE, इसमें N आता है तो ये एंडोजीनस एंटीजन है। और MHC2 तो उसमें 2 डंडियाँ लगा दो मतलब कि एक्सोजीनस।
तो ये हमारा MHC2 में एक्सोजिनस एंटीजन आता है। इनका मतलब क्या है? जो एंडोजिनस है मतलब इंट्रासेलुलर मतलब वायरल या ट्यूमर एंटीजन जो पहले से ही साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, तो दिस इज इंट्रासेलुलर एंटीजन और एंडोजिनस एंटीजन, ये सेल के अंदर ही था। तो इसको 8 to 10 अमीनो एसिड्स का एंटीजन साइज इसमें लग पाता है। एंड जो एंटीजन प्रेजेंटेशन पाथवे है वो साइटोसोलिक है, मतलब साइटोसोल के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही। वो हम अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और जो MHC2 पे हमने क्या बोला कि कौन सा एंटीजन आ रहा था? 2 मतलब 2 डंडिया मतलब एक्सोजीनस। तो ये हमारा इसमें लंबे साइज वाले पेप्टाइड आ सकते हैं। एंड इनका पाथवे क्या है? एंडोसाइटिक। एंडोसाइटिक मतलब कि एनगल्फ कर लेना, मतलब अपने अंदर ऐसे ले लेना। तो एंडोसाइटिक हम बाहर से अंदर किसको लेंगे? जो बाहर का एंटीजन होगा। तो बाहर का एंटीजन कौन सा होता है? जैसे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स, ये एक्सोजिनस एंटीजन होता है। और एंडोजिनस एंटीजन कौन से होते हैं? वायरल और ट्यूमर एंटीजन्स। एक ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि डॉडी सेल्स जो हमारी ह्यूमन बी सेल ट्यूमर सेल्स होते हैं, ये β2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें? β2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये β2 माइक्रोग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है MHC को सेल सरफेस पे प्रेजेंट करने के लिए। अगर यही नहीं बनेगा तो MHC1 तो सिंथेसाइज हो रहा है बट दे डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्स ऑन सेल सरफेस। तो डाउडी सेल्स वाला क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि β2 माइक्रोग्लोबुलिन ना होने की वजह से वो अपने आप को सिंथेसाइज तो हो रहा है पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MHCs। अब हम आते हैं, हमने बोला एक शॉर्ट नोट MHC रेस्ट्रिक्शन पे भी। क्या मतलब है MHC रेस्ट्रिक्शन का? MHC रेस्ट्रिक्शन बोलता है कि जो हमारे T सेल्स है वो सिर्फ उन्हीं को भाव देंगे, दे विल रिस्पॉन्ड टू ओनली दोज एंटीजन ओनली when they are presenting alongside the self MHC antigen। मतलब जो जिसके लिए बना है वो उसी के लिए वेट कर रहा है, वो किसी और का इंतज़ार नहीं कर रहा है। बेसिकली अगर कोई फॉरेन एंटीजन और एक रॉन्ग MHC मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो कोई एक्टिवेशन नहीं होने वाला। अगर सेल्फ एंटीजन है, सेल्फ MHC है तो नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ टॉलरेंस ऑल्सो। एंड अगर कोई फॉरेन एंटीजन है एंड के साथ सेल्फ हमारा MHC मॉलिक्यूल है देन इट विल बी एक्टिवेटेड। एंड ओनली व्हेन हमने क्या बोला था कि 1 किसके साथ करेगा? 8 के साथ। एंड 2 किसके साथ करेगा? 4 के साथ। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय MHC रेस्ट्रिक्शन कि ये स्ट्रिक्ट कनेक्शंस है, ये इसी के साथ होगा। सो दिस इज़ हाउ द MHCs आर रेस्ट्रिक्टेड कि जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल है वो सिर्फ CD8 से बाइंड करेगा, MHC क्लास 2 है वो CD4 से बाइंड करेगा। सो नाउ लेट्स कम टू द एंटीजन प्रोसेसिंग। एंटीजन प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हमारा एंटीजन प्रोसेसिंग है हमने बोला कि 2 तरीके हैं, साइटोसोलिक एंड एंडोसिटिक। साइटोसोलिक कौन कर रहा था? जो एंडोजिनस एंटीजन था। एंडोजिनस एंटीजन किस में था? MHC1 ONE जिसमें N आ रहा है। और एंडोसाइटिक क्या था? जिसको बाहर से अंदर लेना पड़ रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सोजिनस एंटीजन। एक्सोजिनस एंटीजन किस में था? MHC मॉलिक्यूल 2। तो जो MHC क्लास 1 है उसमें साइटोसोलिक पाथवे होगा, जो MHC क्लास 2 है उसमें एंडोसाइटिक पाथवे होगा। ये होता क्या है? जो साइटोसोलिक पाथवे है पहला हम डिस्कस कर लेते हैं, मतलब MHC मॉलिक्यूल 1। इसमें क्या है कि जो साइटोसोल है उसके अंदर ही हमारा एंडोजिनस एंटीजन था। तो अब पहले उनको डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन कैसे होगा? प्रोटियासोम। प्रोटियासोम्स उसको डिग्रेड कर देंगे, ये आया और ये टूट गया। अब इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे TAP चैनल। TAP हमने बोला था ना, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो TAP चैनल के साथ हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। देन ये हमारे MHC1 के पास डायरेक्टली बाइंड हो जाएंगे। और MHC1 किससे अपनी दोस्ती करता है? CD8 से। और CD8 क्या होता है? साइटोटॉक्सिक T सेल्स, उनको ये एक्टिवेट कर देगा एंड देन किलिंग होगी। सो डिग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग एंड एक्सप्रेशन इज द साइटोसोलिक पाथवे।
व्हाट अबाउट द एंडोसाइटिक पाथवे? एंडोसाइटिक मतलब कि बाहर से अंदर लिया, उसी को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. तो एक्सोजेनस एंटीजेंस आर स्वॉलोड एंड डिग्रेडेड इनसाइड द एंडोसोम्स. अब यहाँ पे एक हमें बीच में दिक्कत आती है एक इनवेरिएंट चेन की. इनवेरिएंट चेन को पहले हमें तोड़ना पड़ेगा. तो हम इसको जब MHC2 से बाइंड करेंगे तो पहले हम इनवेरिएंट चेन को तोड़ेंगे. जो आई इनवेरिएंट चेन है उसको तोड़ेंगे. एंड देन जो हमारा MHC2 है वो किससे बाइंड होगा? 2 मतलब 2 × 4 = 8, CD4. CD4 क्या होता है? T हेल्पर सेल्स, वो एक्टिवेट होंगे. सो एंडोसाइटोसिस, देन जो इनवेरिएंट चेन है उसको तोड़ना एंड MHC2 के साथ बाइंड करना, एंड वो हमारा किसको एक्टिवेट करेगा? CD4 T सेल्स. दिस इज द एंडोसाइटिक पाथवे. नाउ लेट्स कम टू द रेगुलेशन. जो हमारे MHC मॉलिक्यूल्स है ये कब इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं और किन किन चीज़ों से रेगुलेट होता है. सो रेगुलेशन भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कौन इसको बढ़ावा देगा, कौन इसको डिक्रीज करेगा? अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन. साइटोकाइंस एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. तो साइटोकाइंस में कौन आता है? लाइक इंटरफेरोन गामा एंड इंटरल्यूकिन 4 विच विल अप रेगुलेट द MHC रेगुलेशन. एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में क्या आते हैं? C22TA मतलब कि क्लास 2 ट्रांस एक्टिवेटर एंड RFX रेगुलेटरी फैक्टर X. दीज बाइंड टू द MHC2 प्रमोटर 5 एंड. तो ये हमारे अप रेगुलेशन में, इनका नाम याद करना है. साइटोकाइंस लाइक इंटरफेरोन गामा इंटरल्यूकिन 4 एंड C2TA एंड RFX. इसमें एक क्लिनिकल है कि अगर इनमें डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट इन दिस कॉजेस बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम. तो बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम में क्या होगा कि MHC2 का एक्सप्रेशन नहीं होगा, और 2 का मतलब 4, मतलब कि 4 हमारे एक्टिवेट या मेच्योर नहीं हो पा रहे. इसका मतलब पेशेंट किस में जाएगा? इम्यूनो डेफिशिएंसी. दिस इज नोन एज बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम. तो ये हमारा एक क्लिनिकल नोट भी हो गया. डाउन रेगुलेट कौन करते हैं? लाइक इम्यूनो सप्रेसेंट्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन. ये हमारे क्लास 2 के एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं. एंड ऑल्सो वायरल इन्फेक्शंस क्यों? जैसे एग्जाम्पल एडिनो वायरसेस है, वो TAP को इनहिबिट कर देता है. तो TAP हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए था. और साइटोमेगालो वायरस हमारे β2 माइक्रोग्लोबुलिन को कर देता है ब्लॉक. सो these are the examples of कि viral infection or immunosuppressants are the down regulators of MHC molecule regulation. So this is for the part 1, and this is how the overall notes look like. If you want a PDF, you can DM me on my Telegram channel. So thank you.